नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये महाराष्ट्र के कुछ नेताओं ने, गिने चुने नेताओं ने और ये बिकी हुई मीडिया यानी लुटेन्स मीडिया ने पूरे जनता को गुमराह करने का काम शुरू कर दिया है और बुरी तरह से गुमराह किया जा रहा है पूरी जनता को। इस देश की जनता को गुमराह करना बहुत ही आसान काम है। ये बात, ये चीज से महाराष्ट्र के नेता और ये जो लुटेन्स मीडिया ये अच्छी तरह वाकिफ है, भली भांति वाकिफ है। उसका सबूत हम आपको इसी वीडियो में देने जा रहे हैं। अगर आपको याद होगा तो पिछले 24 घंटों के अंदर महाराष्ट्र के एक मंत्री जो कि बहुत ज्ञानी है अपने आप में और उनके साथ मीडिया मिला हुआ है, वो राष्ट्रवादी पार्टी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, श्रीमान नवाब मलिक। नवाब भी वही है, मलिक यानी मालिक भी वही है, ऐसा उनकी सोच है। उन्होंने एक बहुत ही संगीन आरोप लगाया एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर। इस तरह की पेशकश मीडिया ने की है। अब वो जो आरोप, जो इल्जाम लगाया गया है, उसकी संगीनता कितनी है वही हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं पूरी हकीकत क्या है, वही एनालाइज हम आपके सामने करने जा रहे हैं। उन्होंने क्या आरोप लगाया कि एक पब्लिक सर्वेंट हैं, इन्हें जो सरकार पगार देती है उसके सिवा और कोई इनकी आय नहीं होनी चाहिए, उनकी इनकम नहीं होनी चाहिए। तो वो शायद ये भूल रहे हैं कि अगर उनका किसी पब्लिक सर्वेंट का कोई घर हो जो उन्होंने पहले से ही किराए पर दे रखा है और उसका किराया इस सर्विस ज्वाइन करने के पहले ही आ रहा है, किसी कंपनी को दिया हो या किसी को रहने के लिए दिया हो या कमर्शियल प्रेमाइसेस हो तो कंपनी को दिए हो, तो वो आय, वो इनकम कोई गैरकानूनी इनकम नहीं होती, क्योंकि वो तो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, गवर्नमेंट को बताई गई है। यानी नौकरी ज्वाइन करने के पहले इनकम टैक्स में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वो पूरे कानून के दायरे के अंदर, कानूनी ढांचे के अंदर फिट बैठती है बात। ये हो गई एक बात। लेकिन इन्होंने जो आरोप लगाए कि कोई सदगुरु नाम का बार एंड रेस्टोरेंट के मालिक है समीर वानखेड़े, एक तो वो उनके आय की बात बताई, दूसरी उनके संपत्ति की बात आ गई उसमें, और तीसरी कि ये जो लाइसेंस इशू हुआ ये समीर वानखेड़े के नाम पर इशू हुआ और ये तब इशू हुआ जब वो 17.5 साल के थे। ये 3 मुद्दों की बात है और तीनों मुद्दे कितनी सनसनीखेज है आप खुद सुनकर के हंसेंगे। इसके अंदर हमने आपको एक बात तो क्लैरिफाई कर दी कि अगर कोई संपत्ति, जिस तरह से ये बता रहे हैं कि 2006 या 2007 से उनके पास यानी सर्विस ज्वाइन करने के पहले से उनके पास वो बार एंड रेस्टोरेंट है, तो अगर वो है तो वो कानून से उन्होंने लिया हुआ है, किसी की जगह पर कब्जा नहीं किया है। ये हो गई एक बात। रह गई उसके उत्पन्न की बात, आय की बात, वहां से इनकम की बात। इनकम की बात पर भी वो खुलासा कर चुके हैं कि उसकी जो उनको कुछ लाख रुपए जो साल के आते हैं वो भी वो इनकम टैक्स में पहले से डिक्लेयर करते हुए आए हैं और अभी भी वो इनकम टैक्स में डिक्लेयर करते हैं। और उसके पहले सर्विस ज्वाइन करने के समय उन्होंने सरकारी जो कार्यालय है इस संबंध में उसे उन्होंने बता दी है ज्वाइन करने के पहले, यानी ड्यूटी पर ज्वाइन होने के पहले, सर्विस की शुरुआत करने के पहले। अब इसी बीच तीसरा मुद्दा रह जाता है लाइसेंस का, वहां पर भी हम आएंगे, आपको पूरी जानकारी और हकीकत बताएंगे। उसके बीच उनकी जो पत्नी है, धर्मपत्नी श्रीमती क्रांति रेडकर वानखेड़े, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया है किसी सदगुरु बार एंड रेस्टोरेंट का और उस विषय में उन्होंने बताया कि ये इस साल में ये इन्होंने लिया था और तब से कानूनी रूप से है। तो अब कुछ मीडिया चैनलों ने फिर इसके अंदर गड़बड़ चालू कर दी कि इन्होंने फोटो ट्वीट कर दिया तो ये इनके ऊपर लागू हो गया, ये वो। और ये जो इन्होंने आरोप किया था वो कोई और है, ये कोई और जगह है, यानी इनके पास एक और जगह है। अरे भाई, उनके पास 10 जगह है। केंद्र सरकार के संबंधित विभाग हैं जो इसके ऊपर जांच कर सकते हैं। आप मंत्री हो, आपने केंद्र सरकार के संबंधित खाते को लिख देना चाहिए, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ग्रीवेंसेस को, कि ऐसी ऐसी हमारी शिकायत है। लेकिन वो करने के बजाय आप क्या कर रहे हो कि हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं, इनके पिता का नाम क्या है, इनकी बीवी कौन है, इनकी पहले वाली बीवी कौन थी, अब उसके जो मायके वाले पहली बीवी के, वो तो सीधी बात है कि वो उनके बेटी को ये तलाक दे चुके, यानी डिवोर्स दे चुके हैं, तो वो तो अब समीर वानखेड़े का विरोध करेंगे ही करेंगे। तो आप कौन सी नई जानकारियां ला रहे हैं?
कि इस तरह से बेवकूफ बनाने का काम हो रहा है। ये 17.5 साल के लाइसेंस, 17.5 साल की उम्र के ऊपर लाइसेंस दिया गया, इसकी भी हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको याद होगा पिछले कुछ सालों में, यही 2-4 साल के अंदर की बात बता रहे हैं, एक 16 साल की लड़की ने एक बालिग लड़के के साथ विवाह किया, इस तरह का कोई घटना हुई थी, जो विषय सुप्रीम कोर्ट तक चला था। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि 16 साल की लड़की कोई छोटी नहीं होती, यानी उसे सुध-बुध होती है। यहाँ पर जो उम्र का मामला है, एक तो वो क्लियर हो रहा है, लेकिन दूसरा उससे भी और अच्छी तरह से आपको समझाएंगे हम कि कैसे इस विषय में दम नहीं है। माना कि इनके पिताजी स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट में थे, उन्होंने कोई घोटाला किया हो तो उनका वो जो भी घोटाला है या फर्जीवाड़ा है वो निकालिए। आपका तो ये शब्द हो गया पेटेंट, फर्जीवाड़ा फर्जीवाड़ा। अब वो इमामवाड़ा की बात कर रहे हो, फर्जीवाड़ा की बात करते हो, ये हमारे समझ में नहीं आता कौन सा वाड़ा है, ये स्पष्ट रूप से तो आप बताते नहीं हो। खैर, इसमें मजे की बात यह है कि अगर बच्चा 16 साल का हो जाता है और उसे अगर कोई व्यवसाय करना है, माना कि 16 साल से कम उम्र का बच्चा वो कोई नौकरी नहीं कर सकता है, लेकिन वो एज ए ट्रेनिंग, मैनेजमेंट ट्रेनिंग या अपने पढ़ाई के लिए या वैसे भी शौकिया तौर पर वो कहीं ना कहीं जॉब या एम्प्लॉयमेंट ले सकता है। अगर वो जॉब और एम्प्लॉयमेंट ले सकता है, क्योंकि जो रेस्ट्रिक्शंस है चाइल्ड लेबर एक्ट के हिसाब से वो 16 साल तक की उम्र तक है, उसके बाद वो नहीं है। ये मंत्रियों को जानकारी होना जरूरी है। इसीलिए हमारा वो सवाल था कि कौन से वाड़े की बात करें, फर्जी वाड़ा है या दूसरा तीसरा कोई वाड़ा है, या फिर ये किसी वाड़े पे जाते हैं या वाड़े पे किसी को बुलाते हैं। रह गई बात कि 18 साल की उम्र के ऊपर होने के बाद लाइसेंस मिल सकता है। इन्हें शायद या तो वकील नहीं है या तो कोई ज्यादा इंटरनेशनल इनके पास वकील है। अपने जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी बैरिस्टर दर्जे के शायद इनके पास कोई बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग होंगे जिन्होंने उन्हें ये बात बता दी। उन्हें ये नहीं मालूम है कि जो पालक होते हैं यानी जो गार्डियन होते हैं, माता पिता में से एक, वो बच्चे के नाम पर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वही लाइसेंस लेते हैं। जैसा कि इस केस में भी उनके समीर वानखेड़े जी की तरफ से जानकारी आ रही थी कि इस बार का पावर ऑफ अटॉर्नी, इस लाइसेंस का उन्होंने माता जी को दे रखा था और उसके एवज में वो उन्हें कुछ लाख रुपए दिया करती थी हर साल की। तो एक कंडक्टर एग्रीमेंट होता है, कंडक्टिंग एग्रीमेंट होता है। कंडक्टिंग एग्रीमेंट क्या होता है कि लाइसेंस आप ही के नाम पे रहेगा, व्यवसाय आप ही के नाम पे चलेगा, लेकिन जो इंसान वहां पर व्यवसाय करेगा वो आपको रॉयल्टी या ये लेटिंग आउट एग्रीमेंट यानी कंडक्टिंग एग्रीमेंट के नाम पर उस व्यवस्था के तौर पर आपको कुछ हर महीने या हर साल की एक फिक्स रकम देगा। और वो जिस तरह का वो एग्रीमेंट होगा, करार होगा कि हर साल 10% बढ़ने या 5% बढ़ने या 15% बढ़ने, उस तरह का एग्रीमेंट में प्रावधान होता है उस करार में, उस समझौते में। ये भी एक भंगार वाले को ये जमीनी स्तर की बातें समझ में आनी चाहिए। भंगार वाले का दुकान होता है और अगर आप वहीं कुरला में जाके देखेंगे तो कई सारे दुकान इसी तरह से कंडक्टिंग एग्रीमेंट पर चल रहे हैं। लाइसेंस किसी और का यानी दुकान वाले का या दुकान के घर वालों का, और फिर वो किसी और को चलाने देते, कंडक्टिंग एग्रीमेंट किया जाता है। तो रह गई उम्र की बात, तो वो भी अभी आपको समझ में आ गई होगी कि अगर घर का कोई इंसान यानी बच्चा अगर 18 साल का होने वाला हो तो घर का कोई भी इंसान उस बच्चे के नाम पर लाइसेंस अप्लाई कर सकता है, क्योंकि जब तक वो 18 का होता नहीं तब तक उस विषय में सारे अधिकार घर के लोगों को यानी उसके गार्डियंस को, माता या पिता को, दादा दादी को होते हैं। और उसमें से अगर उसके कोई बड़े भाई या बहन हो तो उन्हें भी वो अधिकार होता है एज अ गार्डियन, वो उसके नाम पर लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं और वो लाइसेंस लेने के बाद वो किसी भी पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकता है। इस तरह की जानकारी शायद महाराष्ट्र के मंत्रियों को नहीं होती होगी। वहां पर बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, वहां विश्व प्रवक्ता रहते हैं। वो विश्व प्रवक्ता की तो दिशा ही कुछ और होती है बात करने की और जानकारी देने की। देवेंद्र फडणवीस के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। अब कल ही किसी शादी में गए थे, वहां देवेंद्र फडणवीस मिले थे, एक ही सोफा पर यही विश्व प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल वो बैठे थे, और ये दोनों के बीच में उसी सोफा पर छगन भुजबल बैठे थे। नो सोशल डिस्टेंसिंग, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी।
यानी जो नेता वहां पर सत्ता में है वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करेंगे चलेगा, मास्क नहीं पहनेंगे चलेगा, लेकिन अगर कोई और करे तो गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है इस तरह की। और ये जो हम बता रहे हैं आपको इसकी वीडियो क्लिप्स, तो वहां के सभी क्षेत्रीय चैनल्स पर, न्यूज चैनल्स पर कल भी दिखाई गई थी, आज भी दिखाई गई थी। तो हमें लगता है कि आपके ये तीनों मुद्दे क्लियर हो गए होंगे। एक तो रह गई संपत्ति की बात, तो संपत्ति भी उनके माताजी के नाम पर थी। रह गया ये कि उसका जो इनकम है, तो इनकम भी आपको हमने बता दिया कि समीर वानखेड़े को कितना मिल रहा है, जितना उन्होंने डिक्लेयर किया है ऑफिशियली उतना उन्हें प्राप्त हो रहा है। रह गया वो बिजनेस का इनकम, वो बिजनेस का इनकम जो बिजनेस चला रहे हैं उन्हें वो इनकम मिल रहा है। अब रह गई एक बात थी उम्र की, वो भी आपको समझ में आ गई कि किस तरह से कानूनी ढांचे के अंदर रह के सब कुछ काम किया जाता है। इतना स्पष्ट होने के बावजूद अगर आम इंसान लोग ये सभी जानकारियां रखते हैं ज्यादातर, तो क्या महाराष्ट्र के मंत्रियों को, नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को ये जानकारी नहीं होगी? आपको लगता है कि उन्हें जानकारियां नहीं है और ये या फिर जानकारियां हैं और वो जबरदस्ती समीर वानखेड़े साहब को और उनके परिवार को हरासमेंट करना चाहते हैं, कानून का नाम लेकर, कानूनी प्रावधानों का उल्लेख करके और किसी न किसी बहाने से? आपकी इस पूरे विषय में क्या राय है, जरूर आप नीचे कमेंट बॉक्स में यहाँ पे लिख करके बताएं। और आप सभी से निवेदन है कि अगर आप इस तरह की सही सही जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके प्रोत्साहन दें, ताकि हम इसी तरह की सही सही जानकारी आपके सामने लेकर हमेशा उपस्थित होते रहें हमारे वीडियोस के माध्यम से। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन का स्विच है उसे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन यानी सभी नोटिफिकेशंस को आप ऑन कर दें, ताकि आपको हमारे हर एपिसोड और हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो और आप सबसे पहले हमारा वीडियो देख करके, हमारा एपिसोड देख करके सही सही जानकारी सबसे पहले प्राप्त कर सके। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय हिंद।